अब तो कल तेरी भी शादी हो जाएगी। वैसे मेहंदी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सुना है कि तेरा ससुराल बहुत अमीर है और तेरा ससुराल 1000 बीघा में फैला है। बिल्कुल सही सुना है तूने। अब तो मैं अपने 1000 बीघा ससुराल में राज करूंगी। मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। काश कि मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी अब करवाई होती तो मैं भी किसी अमीर ससुराल में जाती। पर किस्मत देखो, आज मेरा 5 साल का बेटा भी है। मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। मायका भी गरीब, ससुराल भी गरीब। राधिका की खुशी देखकर निशा कहीं न कहीं अपनी ही दोस्त से जलने लगती है। अगले ही दिन राधिका की शादी हो जाती है और दोनों ही सहेलियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां अब भी निशा छोटे से किचन में खाना बनाते हुए अपनी सहेली के 1000 बीघा में फैले ससुराल के बारे में सोचती है। कितनी ठंड हो रही है, एक तो ठंड, ऊपर से इतना छोटा घर। उस राधिका का ठीक है, 1000 बीघा में फैला ससुराल, उसका एक कमरा कितना बड़ा होगा। उसकी रसोई तो मेरे इस घर के 4 गुना बड़ी होगी। कितना आराम से वो खाना बना रही होगी। उसकी रसोई में तो सारा सामान होगा, कुछ भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेरी रसोई देख लो, इतनी छोटी है कि पन्नियों में सामान भर के रखना पड़ता है। निशा अपनी ही सोच में खोई रहती है कि तभी वहाँ उसकी सास आशा आती है और सब्जी ले जाती हुई अपनी बहू से कहती है, बहू किस सोच में डूब गई है। मैं सब्जी बाहर कमरे में लेकर जा रही हूँ, बाकी का खाना तू लेकर आ जा। हाँ आ रही हूँ। कितना छोटा घर है मेरा। मेरी दोस्त तो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होगी और मुझे इस ठंड में अपने गरीब परिवार के साथ जमीन पर खाना पड़ेगा। इतना सोचकर निशा अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने बैठती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा को हर समय अपनी दोस्त राधिका के 1000 बीघा में फैले महल जैसे घर की याद आती है। ऐसे ही एक दिन जब सोचते हुए निशा खाना बना रही होती है तो गोलू खेलता हुआ आता है और अपनी माँ से टकरा जाता है, जिस वजह से सारी दाल रसोई में फैल जाती है। ये क्या किया तूने? सारी दाल गिरा दी। हमारा छोटा सा घर है, दिखाई नहीं देता। हमारा घर मेरी दोस्त के घर की तरह 1000 बीघा में नहीं फैला है जो तू घर में खेलता रहता है। अरे भाभी, आप ठंड में गोलू को मार क्यों रही हैं? बच्चा ही तो है, इसमें उसकी क्या गलती है? सही कहा, गलती मेरे बेटे की नहीं आप लोगों की है। कितनी बार मैंने बोला है आप लोगों को कि घर के बाहर एक छोटी सी रसोई या कमरा बना लो। दिक्कत होती है मुझे इतने छोटे से घर में काम करने में। एक छोटी सी रसोई और एक कमरा है बस। इसमें मुझे कितनी दिक्कत होती है वो मैं ही जानती हूँ। निशा अपना सारा गुस्सा अपने ससुराल वालों पर निकाल देती है, पर उसके ससुराल वाले उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी उसकी परेशानी समझ रहे होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए आंगन में आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब भी निशा खड़ी होकर अब भी गहरी सोच में डूबी होती है। मेरी दोस्त का घर कितना बड़ा होगा? हमारी गली के 5 घर मिलाकर तो होगा ही होगा। क्या क्या सामान रखा होगा। काश कि मैं कभी देख पाती 100 बीघा में फैला उसका ससुराल। निशा, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो तुम? हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। कहाँ बैठकर खाना खाऊं? इस आग के ऊपर। इतना छोटा सा तो घर है हमारा और मेरी बात तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। बैठने की जगह है नहीं और आप लोग कह रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूं। निशा, नाराज मत हो। मैंने सोच लिया है, अगले हफ्ते ही हम हमारे घर के बाहर एक छोटी सी रसोई या कमरा बनवा देंगे तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें खाना बनाने में या घर के काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जिधर खड़ी हो उधर ही बैठकर खाना खा लो। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जब घर में काम चलेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? बहू, मैं और विक्रम यहीं रहकर काम करवाएंगे। तू गोलू और काजल के साथ अपने मायके चली जाना। घर में काम चलने की बात सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसके घर उसकी दोस्त राधिका महंगे कपड़े और सोने से लदी उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे राधिका, तुम यहाँ मेरे ससुराल में? तुम इतने छोटे से घर में कैसे? मुझे बता तो देती कि तुम आ रही हो। भाभी, आप अपनी दोस्त के साथ कमरे में बैठिए, चाय मैं बनाकर ले आती हूँ। नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। वो तो मैं अपने मायके जा रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलते हुए जाऊं। वैसे भी जब से शादी हुई तब से हम मिल नहीं पाए हैं। वैसे तुम्हारा घर भले ही छोटा है पर काफी अच्छा है। तुम मुझे अपना घर दिखाओगी नहीं? दिखाने लायक है क्या? मेरा तो छोटा सा घर है, एक कमरा है और एक छोटी सी रसोई है। वैसे हमने सोचा है कि हम एक छोटी सी रसोई और बनाएंगे, फिर जो हमारी पुरानी रसोई है उसमें गोलू सो जाएगा या घर का कोई सामान रख लेंगे। बड़ी दिक्कत होती है छोटे से घर में सर्वाइव कर पाना। ऐसा मत बोलो, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। सब कुछ पास में ही है, किसी भी चीज की फिक्र नहीं, सारा काम झटपट हो जाता होगा। मुझे तो अपने ससुराल में अपने मायके की याद आती है। खुश थी मैं अपने छोटे से घर में। मैं तो बस तुम्हें यही कहूंगी, जितना है उतने में ही खुश रहो।
राधिका निशा से मिलकर वहां से चली जाती है, पर निशा को राधिका की बात समझ नहीं आती कि वह कहना क्या चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा के घर में काम शुरू हो जाता है और रहने के लिए निशा राधिका को फोन करती है। राधिका, तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे माँ बाबूजी गंगा नहाने गए हैं और मेरे घर में काम चल रहा है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दोगी? हाँ हाँ निशा, क्यों नहीं। इसी बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा और ससुराल में मेरा भी थोड़ा मन लगा रहेगा। अगले ही दिन निशा अपनी नंद और बेटे के साथ अपनी अमीर दोस्त के घर जाती है, जहां वो सबसे पहले काम आते ही 1000 बीघे वाला ससुराल देखती है। ये देख, ये बड़ा सा गार्डन है, चल अंदर। ये लिविंग हॉल है, बहुत बड़ा। अब आगे चल, ये किचन। इस तरह राधिका उसे पूरा घर दिखाती है। 1000 बीघा में फैला ससुराल देखकर निशा हैरान हो जाती है। घर के बाहर बड़ा सा गार्डन एरिया, बड़ा सा हॉल और आलीशान रसोई देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उन्हें एक कमरा भी दिया जाता है। भाभी, आपकी दोस्त तो बहुत अमीर लगती है। इनका एक कमरा हमारे घर से भी बड़ा है। मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। इतना बोलकर जैसे ही राधिका निशा को खाना देती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है। बहू, माना कि तेरी दोस्त आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बाकी के काम छोड़ देगी। मैंने तुझसे चाय मांगी थी, अब तक चाय नहीं बनी और अभी मैं रसोई देखकर आ रही हूँ, तूने रसोई भी सही से साफ नहीं करी। भूल जाती है क्या कि 1000 बीघा में फैला ससुराल है तेरा? अगर एक दिन भी सफाई छोड़ेगी ना तो तेरा ही काम बढ़ेगा। और इस ठंड में समय पर काम करना सीख। राधिका अपनी दोस्त से मिल भी नहीं पाती और अपनी सास की डांट खाकर रसोई में जाती है और रसोई की सफाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन निशा राधिका के पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही राधिका ट्रॉली से खाना लेकर आती है, करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप जानती हैं ना, ठंड में मुझसे ठंडा खाना नहीं खाया जाता है, फिर भी आप रोज ठंडा खाना ही लेकर आती हैं। सच में राधिका, तुम्हारे घर के कामों में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। 1000 बीघा का ससुराल ऐसे ही नहीं संभाला जाता। अब जल्दी से खाना गर्म करके लाओ। पर मैंने खाना अभी अभी बनाया है और खाना अगर लाते हुए ठंडा हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस घर के एक कोने में रसोई और दूसरे में डाइनिंग हॉल है। बहू, ये सब तो बस बहाना है। अगर तू बनाने के साथ स्पीड से चलकर खाना ढककर लाए तो खाना ठंडा ही ना हो। ठीक है माँ जी। रुक राधिका, मैं भी चलती हूँ, इसी बहाने तेरी रसोई देख लूंगी। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर राधिका निशा के साथ उदास होकर ट्रॉली लेकर डाइनिंग हॉल से निकलकर लिविंग हॉल से होकर किचन में खाना गर्म करने के लिए जाती है। इतना दूर किचन देखकर निशा तो एक ही चक्कर में थक जाती है, पर राधिका 2-3 चक्कर लगाती है और सबको गर्म खाना खिलाती है। सबके खाना खाने के बाद राधिका सीधा बर्तन धोती है। वाह बहू, बर्तन तो तू धोने बैठ गई, पर गार्डन साफ करना है। आज तुझे याद है ना, बर्तन धोकर उसे साफ कर दियो। ठीक है माँ जी। तुझे गार्डन भी साफ करना है, पर वो तो बहुत बड़ा है। अब क्या करूं, करना भी तो मुझे ही है। मैं तेरी मदद करवा दूंगी। अब निशा राधिका के साथ बर्तन धोने के बाद गार्डन में जाती है और सफाई करवाती है, पर वो थोड़ी देर में ही थक जाती है। राधिका, मैं तो थक गई, तू ये सब कैसे करती है? अब मुझे तेरी बात समझ में आई। क्या कहना चाहती थी तुम उस दिन जब तुम मेरे घर आई थी? अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर निशा को उसकी बातें याद आती हैं और वो समझ जाती है कि उस दिन राधिका उसे क्या समझाना चाहती थी। अब वो जब तक वहां थी तब तक उसकी मदद करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो घर जाने का सोचती है, पर घर वापसी से पहले वो अपनी सहेली के लिए एक नौकर का इंतजाम करवा कर जाती है, ताकि 1000 बीघे वाले ससुराल में उसे दिक्कत ना हो। वो अपने ससुराल वापस आती है। माँ जी, मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर, मैं अपने छोटे घर में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है इंसान के पास चीज जितनी हो इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर ज्यादा चीज भी मुसीबत का कारण बन जाती है। पर बहू, तुझे अलग रसोई चाहिए थी ना, ये अलग रसोई बन गई है तो इसमें खाना बनाना। पुरानी वाली को राजू का कमरा बना देंगे। अब खुश? बहुत खुश। भूमि अपनी सास सरिता, ससुर महेंद्र, पति और देवर के साथ रहती थी। भूमि सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है। खाना बन गया है, आ जाइए सब खाना खा लीजिए। भूमि की आवाज सुनकर सब लोग खाने की टेबल पर आते हैं और खाना देखकर महेंद्र कहता है, अरे जब से भूमि बहू आई है तब से तो खाने में स्वाद ही आ जाता है। जो भी बनाती है हर चीज बहुत स्वाद बनती है। गरीब घर से आई है, यही सब तो गुण आएगा ना। अब गरीब घर से पैसे तो लाएगी नहीं, तो गुण ही आ जाए वही बड़ी बात है। तुम भी ना सरिता, हर वक्त अपनी बहू को कोसती रहती हो।
अरे कभी तो गुण भी देख लिया करो, हर वक्त पैसे देखना जरूरी नहीं है। आप तो रहने दीजिए, पैसों से ही आजकल की जिंदगी आसान होती है, वरना तो हम भी कहीं सड़क पर होते। सरिता को अपनी बड़ी बहू कुछ खास पसंद नहीं होती है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने छोटे बेटे के लिए अपनी पसंद से लड़की पसंद करती है। छोटे बेटे के लिए मैंने खुद से पसंद की है लड़की। अब मैं बहुत खुश हूँ। अमीर घर से आएगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, इस गरीब की तरह नहीं कि खाली हाथ आ जाए। कुछ दिनों में सरिता के छोटे बेटे की शादी भी हो जाती है और उसकी छोटी बहू महक ससुराल जाती है। वाह माँ जी, यहाँ पर तो 2 फ्लोर हैं। हम सब ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे और ये जो जिठानी जी है ना, ये नीचे वाले फ्लोर पर रहेंगी। क्यों? मैं नीचे वाले फ्लोर पर क्यों? हम सब साथ में ऊपर भी तो रह सकते हैं ना। वो क्या है ना, मुझे माँ जी ने बताया था कि तुम गरीब घर से आई हो, मैं अमीर घर से आई हूँ, हम दोनों की बराबरी तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए तुम नीचे रहोगी। ये क्या तरीका है बहू बात करने का? ये तुझसे उम्र में भी बड़ी है और ओहदे में भी बड़ी है। अभी तुझे आए हुए पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ और तू ऐसे बातें कर रही है अपनी जेठानी से। आप तो चुप रहिए, हर वक्त अपनी गरीब बहू की तरफदारी करना जरूरी नहीं है। अरे नई बहू आई है, उसकी भी तो सुन लेते ना, हर वक्त अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते रहते हैं। चल बहू, मैं तुझे कमरा दिखा देती हूँ, और भूमि तू अपना सारा सामान लेकर नीचे चली जा। मैं नहीं चाहती कि मेरी अमीर बहू को कोई परेशानी हो। कुछ दिनों बाद भूमि को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ? और मैं दादा बनने वाला हूँ। सच में बहू, तूने बहुत ही अच्छी न्यूज दी है। वैसे तो मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मुझे दादी बनने का सुख दे रही है, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कुछ दिनों बाद महक को पता चलता है कि वो भी माँ बनने वाली है। अरे माँ जी, मिठाई, पेड़ी, काजू बादाम सब लेकर आओ, आप दादी बनने वाली हो, आपकी अमीर बहू भी माँ बनने वाली है, मेरा भी पहला बच्चा होगा। सच में? हम दोनों अमीर गरीब बहू का ये पहला बच्चा होगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ जी। अब तो हमारे घर में किलकारी ही किलकारी गूंजेगी। लेकिन अब मैं नीचे शिफ्ट हो रही हूँ, प्रेगनेंसी में मेरे लिए ऊपर नीचे करना ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। पर पहला बच्चा तो मेरा भी है और ये सारी परेशानी तो मुझे भी होगी, तो मैं कैसे ऊपर नीचे कर सकती हूँ? मेरे बारे में भी तो सोचो ना। तुम हर बार अपनी और मेरी बराबरी क्यों करती रहती हो? अरे मैं अमीर घर से आई हूँ, मुझे कंफर्ट चाहिए होता है। माँ जी, जेठानी जी को बोल देना मैं आज ही अपना सारा सामान लेकर नीचे शिफ्ट हो रही हूँ और ये अपना सारा सामान लेकर ऊपर शिफ्ट हो जाएं। इसमें बोलने वाली क्या बात है? ये पूरा घर तेरा है, ये तुझे जहाँ रहने को कहे वहां रह, बाकी जो जगह रह जाएगी, जो कोना रहेगा, उसमें ये गरीब बहू शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? अपना सारा सामान लेकर ऊपर चली जाती है। ऊपर पूरा खाली घर था। ये देखकर भूमि हैरान थी। कल तक तो यहाँ सब था, बिस्तर, चारपाई, सोफा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सब मैं लाई थी और वो सब मेरा था, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो गरीब हो, तुम्हारे लिए एक दरी भी बहुत होती है और मैंने एक दरी छोड़ दी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अपना घर दोबारा बनाओ, मुझसे मत कोई उम्मीद रखो। मैं अमीर हूँ लेकिन दानवीर नहीं। अब अमीर बहू नीचे और गरीब बहू ऊपर रहने लगती है। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम आ जाता है। यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। एक तो खुला है यहाँ पर और हवा लगती रहती है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ भूमि ठंड से कांप रही थी, वहीं महक हीटर के आगे आराम से लेटी हुई थी। ओहो, इस ठंड में हीटर के आगे बैठने का अलग ही मजा है। एक हीटर और ऑर्डर करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चल रहा मेरा। महक घर का कोई काम नहीं करती, बस आराम करती रहती है। ये देखकर सरिता कहती है, अरे बहू, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चला ले, तू पूरे दिन में हीटर के आगे ही बैठी रहती है। माँ जी, कितनी ठंड हो रही है, ठंड में आप मुझसे काम करवाना चाहती हैं, और वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पहला बच्चा है, मैं कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन ये तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। माँ जी, आप रहने दीजिए, आप उस गरीब की तरह बात मत करिए। मैं गरीब नहीं हूँ जो मुझे काम करना पड़े, और अगर आपको काम करने से दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, मैं अपनी माँ को बोलकर घर में नौकर रखवा लूंगी। महक किसी की नहीं सुनती। वहीं भूमि ठंड में जमीन पर सो रही होती है। यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है, जमीन पर सोना कितना मुश्किल है। भूमि ठंड से कांप रही थी कि तभी उसके ससुर वहां गद्दा लेकर आते हैं। बहू, मुझे पता था कि तू परेशान हो रही है ठंड की वजह से, इसीलिए मैं तेरे लिए गद्दा ले आया। पापा जी, आप कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। यहाँ ऊपर रहने में मुझे कितनी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप मेरे लिए गद्दा ले आए। बहू, मेरे लिए तो दोनों बहुएं एक बराबर है। अगर तेरी सास ये सब नहीं समझ रही है तो मुझे तो समझना पड़ेगा ही ना।
महेंद्र अपनी दोनों बहू को एक बराबर मानता है। कुछ दिनों बाद भूमि सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरने में मुझे ज्यादा समय लेना चाहिए। भले ही समय ज्यादा लगे पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भूमि काफी आराम से सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है कि नीचे वाले फ्लोर पर महक दो हीटर बगल में लिए बैठी थी। अरे क्या बात है, तुम सीढ़ियों से नीचे आई हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या है? तुम 2 हीटर का क्यों इस्तेमाल कर रही हो? ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 हीटर का इस्तेमाल करो। तुम मुझे बताओगी? अरे तुम गरीब घर से हो, तुमने आज तक हीटर देखा नहीं है, इसलिए तुम मुझे भी हीटर का इस्तेमाल करने से मना कर रही हो। नहीं, मैं इसीलिए नहीं मना कर रही, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। महक किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद भूमि के पेट में दर्द होने लगता है। कोई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मुझे नहीं लग रहा कि मैं थोड़ी देर और घर पर रुक सकती हूँ। सब लोग भूमि को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ भूमि का डॉक्टर इलाज करते हैं। भूमि एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। मेरा पोता कितना सुंदर लग रहा है। सच में भगवान इसको दुनिया की हर बुरी नजर से बचाए। वैसे एक बहू के तो बच्चा हो गया, दूसरी बहू का भी नंबर आने ही वाला है। सब लोग काफी खुश थे भूमि के बच्चे से, लेकिन 2 महीने निकल जाते हैं और महक की अभी कोई हलचल नहीं हो रही थी। माँ जी 10 महीने हो गए, अभी तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, ना ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे डर लग रहा है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? माँ जी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए। सब लोग महक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर महक का चेकअप करते हैं। इनका पेट में ही बच्चा मर गया है और इन्हें पता तक नहीं चला। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की हलचल कल रात में ही बंद हो गई है। क्या मेरा बच्चा मर गया? अभी ये सब बात करने से ज्यादा हमें आपकी जान बचानी जरूरी है। डॉक्टर जल्दी से महक का ऑपरेशन करते हैं और बच्चे को पेट से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद महक अस्पताल में ही रो रही थी। सब लोग महक के पास जाते हैं। ये क्या हो गया? मैंने अपने बच्चे को खो दिया, अब मैं कैसे रहूंगी? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि गर्भवती हालत में हमें थोड़ा चलना फिरना जरूरी होता है। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मेरे बच्चा मेरे पास मेरी बेवकूफी की वजह से ही नहीं है। नहीं, ये तेरी बेवकूफी नहीं बल्कि हम सबकी है। तू अपने घमंड में थी, तुझे गलत सही का पाठ पढ़ने से ज्यादा मैंने तेरा साथ दिया है। ये सब हमारी वजह से हुआ है और भूमि बहू हमें माफ कर दे। तू हमेशा सबके साथ खड़ी रही है। मुझे भी माफ कर दो। भूमि अपना बच्चा महक की गोद में देते हुए कहती है, ये तुम्हारा भी बच्चा है और अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों का यही पहला बच्चा है। इसी के साथ अंत में महक को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों देवरानी जिठानी का पहला बच्चा बस भूमि का कहलाता है।